Welcome to the Tokyo 2020 Paralympic सबसे Games. बड़ी खबर आपको हम बता दें जो कि सीधे टोक्यो पैरालंपिक से आ रही है, जहां पर भारत को पहला मेडल मिल गया है। For silver medal at Paralympic Games, first medal for India at the Paralympic Games 2020. Big news coming in right there. The first medal for our country at the Paralympic Games 2020. तो भी पिछले हफ्ते आपने पैरालंपिक के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। भाई सुने भी क्यों ना, भारत की परफॉर्मेंस ही इतनी बढ़िया हुई है। पिछले 48 सालों में जितने मेडल हम टोटल लेकर आए थे पैरालंपिक्स में, उससे ज़्यादा हमने इस बार सिर्फ एक बार में लेकर आए हैं। और आप लगातार अगर देखें 2012, 16 और इस साल में देखें तो परफॉर्मेंस इंप्रूव ही होती चली जा रही है। मतलब इससे पहले 48 सालों में हम 12 मेडल जीत पाए थे पैरालंपिक्स में, और इस साल अकेले हमने 19 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 तो गोल्ड मेडल हैं। और इस परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो आपको ज़्यादातर मेडल दिखेंगे एथलेटिक्स से निकल कर आते हैं। आप कुछ नाम पढ़िए जिन लोगों ने भी मेडल जीते हैं, और ये ऐसा क्यों हुआ है इस पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, उसके साथ साथ अभी भी जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उन पर भी नज़र डालना ज़रूरी है, ताकि हम अगली बारी इससे और ज़्यादा मेडल जीत सकें। और इस वीडियो में बिल्कुल हम यही करने वाले हैं। तो भाई ये परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया कैसे? सबसे पहली बात है पैसा। सरकार पैसा खर्च करती है तो चीज़ें इंप्रूव होती हैं। 8 करोड़ से ज़्यादा रुपए सरकार ने खर्च करा है पैरा एथलीट्स के ऊपर साल 2018 से 2021 के बीच में, और एक टॉप्स स्कीम लॉन्च करी गई थी। इसके बारे में मैंने अपने इस पॉडकास्ट में भी बताया था। अच्छा, इस स्कीम के थ्रू इन्होंने कुछ पर्टिकुलर एथलीट्स पर और उस पर्टिकुलर फील्ड पर ज़्यादा फोकस करा। और अगर आप इसे मैप आउट करेंगे तो 2014 में जब ये स्कीम लॉन्च करी गई, उसके बाद से उन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में और उन पर्टिकुलर एथलीट जिनको टॉप्स स्कीम में सेलेक्ट करा गया, उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आपको लगातार दिखेगा। इस स्कीम के ज़रिए ना सिर्फ खिलाड़ियों को ये कहते हैं कि हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे, इक्विपमेंट दिलवाएंगे, बल्कि 50,000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड भी मिलता है, जिसकी वजह से एक जो सोसाइटी का प्रेशर होता है ना कि अरे भाई जॉब कर लो, पैसे कहाँ से आएंगे, फैमिली कैसे पालोगे, उनसे हटकर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा पर ध्यान दे पाता है। और टॉप्स स्कीम ने इसीलिए अगर आप देखेंगे ओलंपियंस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करा है। टॉप्स स्कीम के थ्रू तो जेनरिक सारे एथलीट्स के यहाँ पर खर्चे करे गए, मगर पैरालंपियंस के लिए कुछ स्पेशलाइज खर्चे भी करे गए। जैसे अवनी लेखरा के घर पर लगा हुआ डिजिटाइज टारगेट, या फिर सुमित अंटिल को मिला 7 लाख का प्रोस्थेटिक ब्लेड, या फिर भवीना पटेल को मिला एक अपडेटेड प्रैक्टिकल पार्टनर रोबोट। और ये सारे स्पेशलाइज्ड खर्चे ही वो वजह हैं जिसकी वजह से ये एथलीट अपने प्रैक्टिस पर अच्छे से ध्यान दे पाए और अच्छा परफॉर्म करने में सक्सेसफुल हो पाए। पैरा एथलीट ये कहते हैं कि जितनी सुविधाएं बाकी एथलीट्स को मिली उतनी ही इन्हें भी प्रोवाइड करी गई, चाहे वो जेवलिन थ्रोअर सुमित अंटिल हो या फिर डिस्कस थ्रोअर योगेश कथुनिया। ये दोनों ही बताते हैं कि जैसे बाकी एथलीट को फॉरेन ले जाया जा रहा था ट्रेनिंग कराने, या उनको कोई इक्विपमेंट मिल रहा था, कोच मिल रहा था, उसी तरह की सुविधाएं हम पैरा एथलीट्स को भी मिल रही थी, जिसकी वजह से ये लोग मेडल लाने में सक्सेसफुल हो पाए। अच्छा, अक्रॉस द कंट्री स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर भी बहुत ध्यान दिया गया है, चाहे वो गांधीनगर का सेंटर हो या बाकी कोई और सेंटर। पैरा एथलीट्स के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत बड़ा अभाव पैदा करती थी, और अभी अगर आप देखें तो 2015 में टोटल पैरा एथलीट्स 700 हुआ करते थे, जिनका नंबर 2019 में बढ़कर 1500 हो गया है। और ये जंप दिखाता है कि इनको मिलने वाली सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर उस बात को इनेबल कर रहा है कि और ज़्यादा पैरा एथलीट्स आगे निकल कर आए और परफॉर्म करके देश का नाम ऊंचा कर सकें। हमारे ओलंपियन एथलीट्स की एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कॉर्पोरेट बैकिंग या स्पॉन्सरशिप इन्हें कम मिलती है, बाकी सेलेब्स को तो खूब भर भर के मिलती है। और इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, जैसे कि गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन या फिर ओलंपिक गोल्ड कॉन्क्वेस्ट। ये ऐसी फाउंडेशन और कंपनीज हैं जो कि एथलीट्स के साथ काम करती हैं और उन्हें स्पॉन्सरशिप दिलाती हैं। जैसे गो स्पोर्ट फाउंडेशन एथलीट्स के साथ काम करती है ताकि उन्हें सोनी पिक्चर्स, इंडसइंड बैंक और AT&T की तरफ से CSR इनिशिएटिव के तहत फंडिंग मिल सके। और ओलंपिक गोल्ड कॉन्क्वेस्ट ने जिन जिन एथलीट्स को इस बार पैरालंपिक में सपोर्ट करा, उसमें से 10 पैरालंपियंस ने इस बार मेडल जीते। ये तो हुई सारी अच्छी अच्छी बातें कि भाई हमने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, और क्यों अच्छा परफॉर्म करा। बट अगर हम अपनी कमियों पे नज़र नहीं डालेंगे तो हम उन्हें कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमारे पैरा एथलीट के सामने आने वाले चैलेंजेस को भी हमें उतनी ही ध्यान से सुनना चाहिए। एक रिसर्चर हैं जो इसके बारे में लिखती हैं, जिनका नाम है पद्मिनी। इन्होंने लिखा, कई सारे चैलेंजेस बताए, उसमें से एक ये है कि हमारे जो एथलीट्स हैं, जो पैरा एथलीट्स हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया नाम हासिल करा है, जैसे कि मुरलीकांत पेटकर जिन्होंने हमारे लिए गोल्ड जीता था पैरालंपिक में, इन्हें दशकों तक कोई रिकग्निशन नहीं मिला। 2010s में जाकर कोई लोग इन्हें जानने लगे। इसके अलावा जो आप अभी पॉपुलर नाम सुनते हैं जिन्होंने पैरालंपिक
पैरालंपिक्स में मेडल जीते, जैसे सुमित अंटिल या अपनी लेखरा, इनका नाम आप अभी सुन रहे हैं क्योंकि अभी पैरालंपिक्स हुए हैं, बट ये सालों से इंटरनेशनल सर्किट में बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि इन्होंने अपने स्पोर्ट्स में बहुत एक्सेल करा है और भारत का नाम ऊंचा करा है। बट दुख की बात यह है कि ना आप इनका नाम जानते थे और ना मैं। और इस लो विजिबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे मीडिया का फेलियर। हमारी मीडिया यूजुअली बड़े बड़े सेलेब्स और बॉलीवुड के लोगों के पीछे भागती रहती है, तैमूर को दिन रात दिखाती रहती है, बट पैरालंपियंस जो कि हमारे आपके जैसे दिखते हैं, हमारे आपके जैसे बात करते हैं, उन पर इनका ज़्यादा फोकस नहीं जाता। हाँ, तब फोकस चला जाता है जब कोई गेम होता है या इन्हें लगता है कि इनकी फ़ोटो दिखाने से इन्हें थोड़े बहुत पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा और इनके इंटरव्यू करके इनसे फूहड़ सवाल पूछकर ये थोड़ी सी टीआरपी बटोर लेंगे। अदरवाइज कभी भी इन पर इनका ध्यान नहीं जाता। एक और बड़ी प्रॉब्लम है और ये बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम है। अगर आपने रिसेंटली सुना हो तो विनोद कुमार का केस हुआ था जिनको मेडल मिला और फिर उनसे मेडल वापस ले लिया गया। वो केस इसलिए हुआ क्योंकि पैरालंपियंस के लिए क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप सही कैटेगरी में सही से क्लासीफाइड हैं तो आप उस चीज़ के लिए क्वालिफाई होते हैं, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। और भारत के अंदर पैरालंपियंस के साथ काम करने वाले इस तरह के इंटरनेशनली सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की काफ़ी कमी है। पद्मिनी अपने पेपर में लिखती हैं कि भारत के अंदर जर्नलिस्ट जब पैरा एथलीट्स की बात करते हैं तो इंस्पिरेशनल स्टोरीज तो आपको कई बार दिख जाती है, मगर साइंटिफिक रिपोर्टाज जो कि ग्राउंड लेवल पर बात करे या जो टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करे, उसकी भीषण कमी है। इससे पता चलता है कि जर्नलिस्टिक सर्किट्स में भी इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस की कितनी ज़्यादा कमी है। इनफैक्ट अगर आप अपने लॉस की बात करें तो 2016 में जाकर एक लॉ पास हुआ था जिसके थ्रू इन्हें प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करना शुरू किया गया, वरना उससे पहले तक पैरा एथलीट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन में भी प्रॉब्लम थी। और ये भी कहते हैं कि ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो मैकेनिज्म है कि अगर उन पैरा एथलीट्स के साथ कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होता है या बाकी तरह की चीज़ें होती हैं, या उन सब के अलावा अगर आप देखें जो इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करने की अगर बात की जाए तो इन सब का भारत में भीषण अभाव है, जिसके बिना हम नहीं सोच सकते कि हम वर्ल्ड क्लास पैरा एथलीट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में एथलीट से जुड़े हुए, ओलंपियन से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ बातें करी थी जब हमारे ओलंपिक्स ख़त्म हुए थे। अभी रिसेंटली पैरालंपिक्स ख़त्म हुए, हमने मेडल जीते और हमने खुशियाँ मनाई, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ बैठकर कुछ इस तरह की बातें करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सोचने का मौका मिला होगा, कुछ नई डायरेक्शन मिली होगी। अगर मिली है तो इसके बारे में और पढ़िएगा, लोगों को बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट में अपने थॉट्स बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।